ऐसा ले सकते हैं? नहीं भैया, थोड़ा ज़्यादा हो गया ये। क्या है कि देखिए, शब्द अर्थ वस्तु, इसको अगर आप देखने जाएंगे तो मैं बोलता हूँ पानी। पानी शब्द है, एक ध्वनि है ना, आपके कान तक पहुँच रही है। कान में पहुँचने से आपकी कल्पना में कोई उसका अर्थ आ रहा है ना। अर्थ कहाँ होता है? कल्पनाओं में होता है, हमारे जीवन में होता है अर्थ। और वस्तु कहाँ होती है? अस्तित्व में होती है ना। तो जीवन को अगर अर्थ पकड़ में आता है तो वो वस्तु को पहचान लेता है और उसके साथ निर्वाह कर लेता है ना। तो ये पहचान पूरी होने के लिए शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु, पहचान का उद्देश्य क्या है? निर्वाह करना। निर्वाह ठीक हो गया तो समाधान हो गया, यानी हमारे को शब्द से अर्थ पकड़ में आ गया, अर्थ से वस्तु पकड़ में आ गया। इतना ही है वो। ठीक है, और बताइए। आगे पढ़े नहीं तो मात्रा। समझदारी मतलब उसके आगे के पैराग्राफ में बताया गया है। वैसे ही ये जो त्रय है, समझदारी, ईमानदारी और भागीदारी, उसको भी थोड़ा डिस्कस करें तो। अच्छा, तो देखिए, समझदारी से ईमानदारी, ईमानदारी से जिम्मेदारी, जिम्मेदारी से भागीदारी। ठीक है, तो समझदारी क्या है? तो समझदारी तो ज्ञान ही है। तो ज्ञान पूरा होने से हमारे को मानव का अध्ययन पूरा होता है। मानव का अध्ययन पूरा होने से हमारे को मानव का लक्ष्य स्पष्ट होता है ना। मानव की भूमिका स्पष्ट होती है ना। मानव की ताकत क्या है ये स्पष्ट होता है। ये सब स्पष्ट होने से हम फिर हमारे में एक ईमानदारी आ जाती है कि अच्छा ऐसा है तो मैं ऐसा जीऊंगा, है ना। हमारे को जो चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं इसके अनुरूप मैं जीऊंगा, ये ईमानदारी भी आ जाती है ज्ञान के साथ, है ना। तो समझदारी से ही ईमानदारी आती है। नहीं तो अभी क्या होता है, जैसे एक बात आती है, ऐसा जैसे भाभी बता रही थी कि बेटा जी अभी सोचते हैं कि मैं अर्निंग तो ठीक से करूँगा और उसका सदुपयोग करूँगा। देखिए, विचार काल में हम लोग सभी ऐसा सोचते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही पैसा हाथ में आता है फिर वो बदल जाता है। हाथ में आने से पहले एक विचार रहता है, कोई चीज़ हाथ में आ जाती है, अब अरे ये देना पड़ेगा तो ये समस्या आ जाती। तो ये क्या होता है, ये ईमानदारी नहीं रह पाती है हमारी। ईमानदारी सबसे पहले अपने साथ ही है। हमारे ही निर्णयों के साथ हम ईमानदार नहीं रह पाते। ये हर मानव के साथ है स्थिति, है ना। मैं तो बेटा जी के क्योंकि बात हुई उसके उदाहरण ले लिया, है ना। तो हम जब तक हमारे पास कुछ नहीं है हम बहुत परोपकारी विधि से सोचते। मैं लॉटरी जीत जाऊंगा तो मैं इधर करूंगा, वो करूंगा, ऐसा मेरी नौकरी लग जाएगी तो मम्मी पापा की इतनी ये दे दूंगा और भाई बहन को ये दे दूंगा और उसको ये कर दूंगा। एक बार तनख्वाह हाथ में आती है तो फिर वो सब, अरे यार तो बढ़िया प्लान नहीं बनाया था, कुछ और बनाना पड़ेगा, है ना। ऐसा चलता है। तो ये जो ईमानदारी है ये कहाँ से आएगी? समझ से ही आती है। क्या क्यों आती है समझ से ईमानदारी? क्योंकि जीवन और शरीर का भेद समझ में आता है। अपने को तात्विक रूप में जीवन, अब भौतिक वस्तु नहीं चाहिए हमें। भौतिक वस्तु का प्रयोग करके अपने सुख को प्रमाणित करना है, इसलिए भौतिक वस्तु है। तो इसलिए ईमानदार हो जाते हैं। अभी उससे पहले क्या रहता है, भौतिक वस्तु से मेरे कुछ मैं पूरा हो जाऊंगा, ये भ्रम रहता है। मेरी जो कमी है वो भौतिक वस्तु से पूरी होगी, इस भ्रम में रहते हैं, इसलिए वो ईमानदार नहीं रह पाते हैं। तो विचार काल में आदर्शवाद रहता है और व्यवहार काल में भौतिकवाद रहता है, इसमें फंसे रहते हैं, है ना। सोचते हैं इतना बढ़िया डिजाइन बनाते हैं, परफेक्ट, है ना, हमें लगता है परफेक्ट बना दिया नियम। करने जाते हैं तो वही भौतिकवाद आद बढ़े, तो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है इससे हम परेशान रहते हैं सारा टाइम। ठीक है, ये समस्या है, इसलिए ईमानदारी नहीं आ पाती है। इसी को बोला कि मानव में दोहरापन रहता है या गैर ईमानदारी रहती है, वो अपने ही साथ है ये सारा। हम ही अपने निर्णयों पे नहीं टिक पाते ना।
रात को सोचते हैं सुबह इतने बजे उठूंगा, सुबह उठते समय कुछ और हो जाता है ना। ये आप टीन एज में देख ही सकते हो। और रात को पूछिए उनसे कितने बजे, हाँ अलार्म लगा ले सब, फिर नहीं उठते, तो अपने निर्णय के साथ ही नहीं टिक पाते। फिर उसके बाद जब वो घटना घट जाती है, फिर 2-4 घंटे बाद अरे मेरे को तो उठना था, मैं क्यों नहीं उठा हुआ है ना। ये सब भी चलता है, फिर उसकी पीड़ा भी आती है। ठीक, तो ये क्या, ये ईमानदारी, जब तक समझदारी होगी नहीं ईमानदारी आएगी नहीं, क्योंकि स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है। स्वस्वरूप का ज्ञान होने से पता चलता है अरे मैं तो गठनपूर्ण हूं ही, अब तो क्रियापूर्ण भी हो गया। अब मेरे में मैं पूरा हूं, इसी को व्यक्त करना है। पूरा होने के लिए व्यक्त नहीं कर रहा, पूरा हूं इसको व्यक्त करना है। इसमें ईमानदार हो जाते हैं हम, है ना। ईमानदार होने से फिर जिम्मेदारी, क्योंकि अब पूरा हूं इसको व्यक्त करना है तो कोई जिम्मेदारी पूर्वक कर पाऊंगा, तो जिम्मेदारी लेने लगते हैं। जिम्मेदारी को पूरा करने में हमारी भागीदारी हो जाती है ना। तो किसी भी परिस्थिति में होते हैं उसकी की कोई जिम्मेदारी लेते हैं, फिर उसको पूरा करते हैं, अच्छे से भागीदारी करते हैं। सर्व शुभ का लक्ष्य बना ही रहता है हमारे अंदर। तो समझदारी से ईमानदारी, ईमानदारी से जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी से भागीदारी, ये ऐसे जुड़ा है क्रम से। अभी हम चाहते हैं हमारे सब नेता लोग ईमानदार हों, हम ये नहीं चाहते वो समझदार हों, है ना। एंटी करप्शन तो यही था ना सारा। आज भी जो करप्शन के अगेंस्ट बात करते हैं हम, यही तो है कि वो ईमानदार होने चाहिए। बिना समझदारी के ईमानदार हो सकता है कोई? नहीं हो सकता। नेता लोग कभी समझदार होंगे? समझदार लोग नेता बन सकते हैं, ईमानदार लोग मतलब नेता लोग समझदार हो जाए इसकी संभावना कम लगती है। कोई एक्सेप्शन हो तो अलग बात है। हाँ, समझदार लोग हों तो जब उस स्थिति में आएंगे तो लीडर्स बन सकते हैं, समाज को मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो काम कहाँ करना है? नेताओं को समझाने पे। तो जो पीढ़ी आगे जाके मतलब आएगी, नियंत्रण लेगी एक जगह पे, है ना, हमारे उत्तराधिकारी हैं वो, तो उनको अभी से समझदार बनाने में लगते हैं हम। उनको समझदार बनाने के लिए पहले खुद समझदार बनना पड़ेगा। वो जिम्मेदारी मतलब एक व्यक्ति के लिए नहीं है हमने। ठीक है, पूरा हुआ ये? ठीक, और बताइए। हाँ दीदी। हाँ भैया, एक पूरकता और भागीदारी में थोड़ा वो समझना था कि पूरकता पता होने से भागीदारी क्लियर होगी क्या? ऐसा समझ सकते हैं कि पूरकता का मतलब क्या समझते हैं? उपयोगी होना। अरे तो बड़ी जोर का टच किया। आपका मत अलग है, ठीक है। हाँ, पूरकता का अर्थ क्या समझते हैं? कोई? हाँ दीदी कुछ बताइए। समझ रही हूँ, परस्पर उपयोगी होना। हाँ, और भागीदारी के लिए एक जो फिर उपयोगिता क्या है? ये दो विधि हैं। देखो, आपने जो विधि की, जो उत्तर दिया वो गलत ठहरा दिया, और उससे सुनना बंद हो जाएगा, है ना। टीचर हो ना, इसलिए ध्यान दिला रहा हूं। उत्तर आया वो तार्किक नहीं बन रहा है, वैसा दिखाना है, वो स्पष्ट होना है कि अगर उपयोगी है तो फिर उपयोगिता क्या है ना। ये भी एक शब्द है ना, उपयोगिता पूरकता। तो इस पे ध्यान जाएगा तो व्यक्ति खुद ही उसका मूल्यांकन करेगा। ठीक, हाँ जी। तो उपयोगिता उपयोगी होना है, पूरकता हाँ कम विकसित है वो अधिक विकसित के लिए उपयोगी है, और अधिक विकसित है वो कम विकसित के लिए पूरक है। हाँ, उसमें आगे क्या बताया? ये तो ठीक बताया आप एकदम। कैसे पूरक है? उसने जो समझा है वो इसको समझा पाएगा, जो अधिक विकसित है वो कम विकसित को, मतलब उसके स्टेज तक ले जाने में वो उसकी हेल्प कर पाएगा।
अगली स्टेज क्या है? तो वही, इसको आप देखिए, पूरा करना ही पूरकता है। ये समझ में आता है? पूरा करना ही पूरकता है। पूरा करने का मतलब क्या है? तो जिसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में सहयोग कर देना ही पूरकता है। तो पदार्थ अवस्था का लक्ष्य क्या है? बने रहना, अस्तित्व धर्म है ना, उसमें सहयोग कर देना पूरकता है। प्राणावस्था का क्या लक्ष्य है ना? पुष्टि। एक ऐसे देखा, पदार्थ अवस्था का जो अल्टीमेट स्टेटस क्या है कि वो उसमें से फिर प्राणावस्था की उत्पत्ति है। तो अगर पदार्थ अवस्था में सब कुछ ठीक है तो उसमें से प्राणावस्था निष्पन्न होगी और फिर उसको बनाए रखने में वो सही उपयोगी होता है। पदार्थ अवस्था का लक्ष्य हो गया प्राणावस्था को पहले तो प्रकट होना और फिर उसको बनाए रखना, है ना, उसमें सही करता है, वो उस विधि से उपयोगी। प्राणावस्था जो है, जो पदार्थ अवस्था का लक्ष्य है कि प्राणावस्था को बनाए रखना, उसमें उसके साथ पूरक हो जाता है, उसके लक्ष्य के अंदर सहयोग कर देता है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य जो है वो हमारे को व्यवस्था से समझ में आएगा, उसकी यथार्थता से समझ में आएगा, उसका मीनिंग क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उससे समझ में आएगा। तो हमने किसी भी चीज की उपयोगिता को पहचाना, अच्छा इसकी उपयोगिता ये है, इसके साथ पूरक होना है तो ये करना होगा, है ना। बच्चे की क्या है? बच्चे को पोषण और संरक्षण चाहिए, ये हम प्रदान करते हैं तो पूरक हो गए, है ना। जो युवा हैं उनको अवसर चाहिए अपने मतलब व्यवसाय के लिए, परिवार को सजाने के लिए, है ना, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, उसके लिए अवसर प्रदान करना, साधन प्रदान करना, है ना, प्रोत्साहन देना, ये पूरकता हो गई। ठीक है, तो जिसका जो लक्ष्य है उसमें, ठीक है। भागीदारी क्या है? कि ये पूरी व्यवस्था है, हम सब मिलके कुछ कर रहे हैं, ठीक है, इसमें मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है ना, तो मैं इस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा ईमानदारी से, ये भागीदारी हो गई। जिम्मेदारियों को आप जिस परिस्थिति में हो, जहां हो, वहां पे कोई जिम्मेदारी आप पे है ही, इसको पूरा करना ही भागीदारी है। जैसे आप टीचर हैं तो टीचर की जिम्मेदारी पूरी करना एक भागीदारी हो गई। परिवार में आप माँ हैं, है ना, पत्नी है, बहन है, बेटी हैं, ये सब जिम्मेदारियों को पूरा करना भागीदारी होगी। ठीक है, पूरकता इससे अधिक है। एक में तो आप केवल, तो स्वयं में व्यवस्थित होने के लिए समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, ये स्वयं में व्यवस्था का सूत्र है। इससे व्यवस्थित हो गए। व्यवस्थित होकर अब उपकार जो करना है वो पूरकता के रूप में आ गया। ये समग्र व्यवस्था में भागीदारी, इसलिए फिर उसको समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में बोला। स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। तो मानव में उपकार ही वो है, वो ठीक है। और बताइए। भैया ये स्थिति गति के कॉन्टेक्स्ट में कुछ क्यूरियोसिटी है। जैसे हमने ये भी बात किया कि अलग अलग लोगों के व्यूज़ को हम सुनते हैं, फिर उसको हम सिंथेसाइज करते हैं। एक ये बात हो गई, और फिर एक हमारी बात ऐसी भी हुई थी कि कल जो डिग्री वाली बात हुई थी 180 and 360, तो मैं कुछ ऐसा समझ रही हूँ, क्या ये सही है कि नहीं। जैसे मुझे अच्छा लगता है इन पर्टिकुलर बहुत सारे लोगों को सुनना और उनके व्यूज़ जानना, और फिर ऐसा लगता है ऑब्जर्वेशन में खुद के आता है कि कुछ चीज़ें अपने आप ऑब्जॉर्ब हो रही है एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट दैट वे। तो क्या हम इसको ऐसे मान रहे हैं कि जैसे हम स्थापित मूल्य बोल रहे हैं, विश्वास एंड जो भी है हमारे स्थापित मूल्य, इसको जब मैं किसी से इंटरैक्ट करती हूँ या कुछ पढ़ती हूँ या कुछ भी है, तो तब मैं उसको 180 देख रही हूँ, और क्योंकि
जो जीवन है वो उसमें ज्ञान है, उसकी वजह से वो 360 बना लेता है। जैसे जैसे विश्वास है, और मैं किसी के साथ जैसे अपने किसी निकट संबंध में ले लें हम विश्वास को, तो उसमें वो मूल्य की वजह से, क्योंकि विश्वास एक मूल्य है, मैं उसको जांचते रहती हूँ क्योंकि वो जीवन का लक्षण है। और 180 बात करने पे और तब पता चलता है, पर 360 क्योंकि वो जीवन का लक्षण है, मैं वो ज्ञान इम्प्लाई करके देख लेती हूँ। तो क्या ये स्थिति है, और उसकी वजह से फिर जो भी हो पाता है वो गति। दीदी एक निवेदन करूंगा कि जड़ और चैतन्य इनको मिक्स ना किया जाए, इससे कन्फ्यूजन काफ़ी होता है। तो ये जो 180 डिग्री 360 डिग्री वगैरह जी की जो बात है ना, ये सब की सब जड़ में है, ये चैतन्य में नहीं है। ठीक है, हम देखिए आप अपने व्यक्तिगत रूप में इसको जोड़ के एक रूप में इंटरप्रेट कर सकते हो, है ना, लेकिन ये कम्युनिकेशन में हेल्प नहीं करेगा, है ना। ये क्योंकि जड़ और चैतन्य दो अलग अलग सच्चाइयाँ हैं, अलग अलग तरीके से काम करती है। और चैतन्य अधिक विकसित है, कम विकसित के माध्यम से अधिक विकसित को नहीं समझा जा सकता। इसको हमारे को पकड़ने की जरूरत है। तो स्थापित मूल्य क्या है? स्थापित मूल्य, पिछली बार बात हुई थी कि उसके मूल में कोई समझ हमारे अंदर स्थिर होती है ना। वो स्थिर हुई है या नहीं हुई है, ये हमें जांचना है। हमने जैसे कृतज्ञता की बात की थी, गौरव की बात की थी, विश्वास की बात की थी, है ना। उसमें मूल में क्या बात है जो स्थिर होती है समझ के रूप में? वो अगर हमारे में स्थिर हो गई है तो मूल्य हम में है। तो अब इसका ये स्थिरता जो है, अब हमारे साथ जब अवसर दिखेगा, जहाँ पे भी हम अवसर ढूंढेंगे इसको व्यक्त करने के लिए, वो जो व्यक्त करेंगे वो शिष्ट मूल्य हो जाएगा, है ना। तो स्थापित मूल्य को उस रूप में हम स्थिति बोल सकते हैं और शिष्ट मूल्य को उस रूप में गति बोल सकते हैं। ठीक है, पर इसको अगर हम उसमें लेके जाएंगे, क्योंकि वो जड़ और चैतन्य वाला कंफ्यूजन में बहुत, मतलब उसमें, क्योंकि इसमें मानव का एक बहुत बड़ा रोल है और इसमें मानसिकता के अंदर ही हो रहा है सारा का सारा, उसमें वो डिग्रीज वाला बैठेगा नहीं पूरा। भैया शायद मैं समझा नहीं पा रही हूँ, पर मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ कि जैसे विश्वास है, हाँ, हो सकता है उसकी समझ नहीं है, पर फिर इसको मैं 360 कैसे देख पा रही हूँ, क्योंकि वो जीवन का लक्षण है। जीवन में जब हम चैतन्य अवस्था बोल रहे हैं तो उसमें ये स्थापित मूल्य हैं ही, उसकी समझ डेवलप होना बाकी है। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं बोल रहे। जीव चेतना में स्थापित मूल्य की अपेक्षा बनी हुई है, प्यास बनी हुई है, नीड बनी हुई है नहीं। वो ज्ञान अर्जन करने से, उसकी समझ स्थापित होने से वो स्थापित होता है, इसलिए तो नाम स्थापित मूल्य है ना। तो वो केवल नीड से फुलफिलमेंट पे आ गया। जब फुलफिल हो गया तो हम उसके आधार पे जी पाते। इसीलिए तो जब तक वो प्यास है या नीड है तब तक उसके आधार पे जी नहीं पाते, केवल हम डिमांड करते रहते, याचक बने रहते। तो विश्वास के याचक रहते हैं, विश्वास प्रदान नहीं कर पाते, है ना। कृतज्ञता के याचक बने रहते हैं, कृतज्ञता को प्रदान नहीं कर पाते, है ना। स्नेह के याचक बने रहते हैं, स्नेह को प्रदान नहीं कर पाते। ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि इसकी प्यास तो हम में, नीड तो हम पहचानते हैं कि कुछ तो होना चाहिए, लेकिन ये हमारे को क्योंकि इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए हम इसको प्रदान नहीं कर पाते। तो स्थापित मूल्य जो होते हैं ये अनुभव ज्ञान के बाद प्रकट होते हैं। ये क्षमता विकास है, जीवन के अंदर जो परिमार्जन हो रहा है उससे वो इन मूल्यों से भर जाता है। अब ये व्यक्त होने की जगह पे आ गए, उससे पहले व्यक्त नहीं हो पाते। हम अपने अटेम्प्ट्स करते रहते हैं, अटेम्प्ट नहीं रुकते हैं, क्योंकि उन प्यास है हमारे को, है ना। हम अटेम्प्ट करते रहेंगे, कभी लगता है कुछ अच्छा हो गया, कभी लगता है कुछ अच्छा नहीं, पर वो पूरा कभी नहीं पड़ता। तो भैया इसको जांचने की जो पात्रता है वो सब में समान है। हाँ, मतलब पूरा हुआ कि नहीं हुआ ये तो हमें पता चलता ही है ना सबको, एग्जैक्टली है ना। जैसे कोई आपके साथ विश्वास का निर्वाह करता है, आपको पता चलता है,
विश्वास की कमी होती है, ये भी पता चलता है। और फिर इसको मतलब इसकी क्षमता, समझ से इसकी क्षमता बढ़ती है, स्थापित होती है, तभी स्थापित मूल्य। समझ से इसकी क्षमता हम में विकसित होती है, स्थापित होती है। ठीक है। ऐसे भैया शिष्ट मूल्य फिर इसके साथ कैसे जाएगा, वो नहीं हो रहा है स्थापित। तो स्थापित समझ बन गई, समझ बन गई कि ये पता चल गया कि हर व्यक्ति में कोई श्रेष्ठता है। ठीक है, तो अब हम श्रेष्ठता को पहचानने लगते हैं, इसमें क्या श्रेष्ठता है। जैसी श्रेष्ठता दिखती है उसको एक्नॉलेज कर देते हैं, यही गौरव हो गया। मतलब हम देखिए, सामने वाले की श्रेष्ठता को पहचान लेना है ना, सामने वाले की श्रेष्ठता को व्यक्त कर देना। इसके अर्थ में देखने तो श्रेष्ठता हर व्यक्ति में है, ये हमारे को समझना पड़ेगा। या हर व्यक्ति कुछ ना कुछ योगदान करता ही है, कुछ ना कुछ सहयोग करता ही है ना। तो अब हमारे को ये समझ में आ गया कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर ही रहा है, मतलब कितना भी निकम्मा आदमी हो उसने कुछ ना कुछ सहीपन में किया है, ये हमारे को ज्ञान हो गया। तो अब जो भी आदमी सामने है इसने सही क्या किया है, ये जैसे ही ध्यान में आता है उसके प्रति उसको एक्नॉलेज करते हैं, तो वो कृतज्ञता हो गई। उसको ध्यान में ले आया ना, तो ये शिष्टता हो गई, शिष्ट मूल्य हो गया हमारा। छोटा बच्चा है, इसके प्रति भी कृतज्ञ हो सकते हैं, है ना। सामने बराबर के आयु का है, उसके प्रति भी कृतज्ञ हो सकते हैं। कोई वृद्ध है, उसके प्रति भी कृतज्ञ हो सकते हैं। पर मूल में ये स्वीकृति होनी पड़ेगी ना अंदर कि भाई हमारे को, कि हर व्यक्ति कुछ योगदान करता है, सहयोग करता है। प्राप्त सहयोग की स्वीकृति ही कृतज्ञता है। फिर हम अवसर ढूंढते रहते हैं उस खुशहाली को व्यक्त करने के लिए। ये सब खुशहालियां हैं हमारे अंदर, स्थापित मूल्य। तभी तो उसका आस्वादन करने के लिए सब चयन करते हैं। अभी क्या होता है, हम जीव चेतना में हमारे साथ हम क्या अवसर ढूंढ रहे होते हैं, कोई हमारे साथ कृतज्ञता व्यक्त कर दे, कोई हमारे साथ विश्वास व्यक्त कर दे, कोई हमारे साथ स्नेह व्यक्त कर दे, हम इसके अवसर ढूंढ रहे होते हैं, है ना। मानव चेतना में क्या होता है, मैं इनके साथ कौन सा मूल्य व्यक्त कर दूं, इनके साथ तो मैं कृतज्ञता, विश्वास, स्नेह, अधिकतम क्या मूल्य व्यक्त कर दूं, ये अवसर ढूंढ रहे होते हैं। एकदम अलग हो गया ना जीने का तरीका, एटीट्यूड अलग हो गया। एक में हम भिखारी हैं, दूसरे में हम देने वाले हो गए, है ना। तो जब देते हैं, वो जिस भाषा से देते हैं, जिस भाव भंगिमा से देते हैं, मुद्रा से देते हैं, वो सब शिष्ट मूल्य के रूप में व्यक्त होता है ना। उसके अंदर वो दिखाई देता है कि हाँ ये आदमी तो सच्ची में ऐसा फील करता है, ये व्यक्ति, है ना। अभी तो कई बार लगता है ना ये शिष्टता तो दिखा रहा है पर भाव नहीं। तो जो भाव आता वो कहाँ से आता है, वो उस ज्ञान से, अंदर जो स्वीकृति बनी हुई, गहरी स्वीकृति, निश्चयात्मक स्वीकृतियां, उससे आता है वो। तो भैया क्या ऐसा बोल सकते हैं कि स्थापित मूल्य है वो स्थिति है और शिष्ट मूल्य गति है? बिल्कुल बिल्कुल वही, बिल्कुल सही, ठीक है। और बताइए, अच्छा समय हो गया, आज टाइम पे लंच कर लेते हैं। कितने बजे मिलेंगे हम लोग? मैं 3 बजे आ जाऊंगा, ठीक है। हाँ, तब तक आप लोग रीडिंग कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। आप लोग 2 बजे मिलेंगे तो 1 घंटा की रीडिंग हो जाए तब तक, है ना। तो रीडिंग के लिए मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ।